नमस्कार। आज बात करते हैं हिंदी साहित्य के एक बहुत ही जाने माने कवि लीलाधर जगूड़ी की। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे जिंदगी के उतार चढ़ाव और कड़वे अनुभवों ने उनकी कविता को वो शक्ल दी, वो आवाज दी जिसके लिए वो आज जाने जाते हैं। कभी सोचा है कि एक कवि की आवाज बनती कैसे है? क्या वो सिर्फ सुंदर शब्द होते हैं या फिर जिंदगी के असली तजुर्बे, वो सारी मुश्किलें और संघर्ष? लीलाधर जगूड़ी की कहानी मुझे लगता है इसी सवाल का एक बहुत गहरा जवाब देती है। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। ये शब्द खुद लीलाधर जगूड़ी के हैं और ये उस एक पल के बारे में है जिसने उनकी जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया। यहीं से शुरू होती है एक भागने की और फिर खुद को बनाने की एक असाधारण कहानी। तो चलिए कहानी की शुरुआत बिल्कुल वहीं से करते हैं जहां एक छोटा सा लड़का अपने डर से अपने घर से भाग रहा था। ये उनके बचपन की कह सकते हैं सबसे अहम घटनाओं में से एक है। सिर्फ 11 साल, सोचिए, बस इतनी सी उम्र थी उस लड़के की जिसे तब लीलाधर शर्मा के नाम से जाना जाता था, जब वो टिहरी गढ़वाल में अपने घर से निकल भागा था। और देखिए, ये कोई मामूली पलायन नहीं था। उनके पिता का स्वभाव बहुत सख्त था और उनके डर से वो बिना एक भी पैसा लिए घर से निकल पड़े। पैदल चलते चलते ऋषिकेश पहुंचे, जहां एक गुरु ने उन्हें थोड़ी देर के लिए सहारा तो दिया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। तो हुआ ये कि ऋषिकेश में गुरु ने उन्हें खेत की रखवाली का काम सौंपा, लेकिन एक दिन गलती से उनकी आंख लग गई और बंदरों ने पूरी की पूरी फसल तहस-नहस कर दी। पिता का सामना करने के डर से तो भागे थे, अब गुरु का सामना करने की भी हिम्मत नहीं बची और इसलिए वो एक बार फिर भाग गए। तो ये तो थी बाहर की दुनिया की भागदौड़। अब जरा उनके अंदर चल रही कश्मकश को समझते हैं, जो थी पहचान की खोज, एक नाम की तलाश। उन्होंने अपना सरनेम शर्मा से बदलकर जगूड़ी क्यों रखा? ये सिर्फ एक छोटा-मोटा बदलाव नहीं था, इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच थी। शर्मा एक जाति से जुड़ा हुआ शब्द था, जिससे वो आज़ाद होना चाहते थे। वहीं जगूड़ी उनके गांव का नाम था और उनका ये मानना था कि इस नाम को इस्तेमाल करने का हक उन्हें अपनी मेहनत और काबिलियत से कमाना होगा। देखिए, उनके लिए नाम सिर्फ एक पहचान नहीं था, बल्कि एक कमाई हुई इज्जत थी। वो एक ऐसी पहचान बनाना चाहते थे जो उन्हें विरासत में ना मिली हो, बल्कि उनके अपने कामों से बनी हो, जिसे उन्होंने खुद कमाया हो। तो अब सवाल ये उठता है कि जिंदगी के ये कड़वे अनुभव, ये भागदौड़ कैसे उनके लिखने की वजह बनी, कैसे इसने उनके साहित्यिक जीवन को एक आकार दिया। इस टाइमलाइन से हमें उनके शुरुआती जीवन का एक अंदाजा मिल जाता है। 1940 में जन्म, महज 11 साल की उम्र में घर से भागना और फिर पढ़ाई के लिए कभी ऋषिकेश तो कभी बनारस भटकना, और इन्हीं सारे संघर्षों के बीच 1964 में उनकी पहली किताब भी छप गई। हर लेखक की कोई ना कोई प्रेरणा होती है ना। जगूड़ी जी के लिए वो प्रेरणा थे महान कवि जयशंकर प्रसाद। प्रसाद जी की किताब आंसू ने उन्हें एहसास दिलाया कि शब्दों में कितनी ताकत होती है, और बस वहीं से उनके अंदर कविता लिखने का जुनून पैदा हो गया। चलिए, अब जरा जगूड़ी जी की रचनाओं में और गहरे उतरते हैं, देखते हैं कि वो लिखते किस बारे में थे और समाज के साथ उनका क्या रिश्ता था। उनके काम को समझने के लिए एक शब्द बहुत जरूरी है, युगबोध। इसका सीधा सा मतलब है अपने जमाने की चेतना। मतलब जगूड़ी जी की कविता सिर्फ उनके अपने सुख दुख का बयान नहीं है, बल्कि वो अपने समय की सामाजिक और राजनीतिक सच्चाई पर एक गहरी टिप्पणी भी है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। बड़े बड़े अकादमिक संस्थानों में उनके काम को बहुत गंभीरता से पढ़ा और परखा जाता है। जैसा कि ये रिसर्च पेपर दिखाता है, उनकी कविता को समकालीन भारत को समझने का एक जरूरी जरिया माना जाता है। उन्होंने अब तक कुल 13 कविता संग्रह प्रकाशित किए हैं। ये संख्या ही अपने आप में उनके साहित्यिक योगदान के बारे में बहुत कुछ कहती है। उनकी कुछ सबसे मशहूर रचनाओं में शंखमुखी शिखरों पर, नाटक जारी है, घबराए हुए शब्द और अनुभव के आकाश में चांद शामिल हैं। हर किताब उनके जीवन के एक अलग दौर, एक अलग सोच को सामने रखती है। और ये बात कितनी खूबसूरती से उनकी जिंदगी और उनकी कविता को जोड़ती है। उनकी जो पुरस्कृत किताब है अनुभव के आकाश में चांद, उसका टाइटल ही देखिए, सब कुछ कह देता है। घर से भागने से लेकर समाज को इतने करीब से देखने तक का उनका जो सफर था, वही तो वो अनुभव था जिसने उनकी कविता को रचा। चलिए, अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और उन सम्मानों पर नजर डालते हैं जो इस पूरी यात्रा की कामयाबी की गवाही देते हैं। जिस लड़के के पास कभी एक पैसा तक नहीं था, उसे देश के कुछ सबसे बड़े सम्मान मिले,
1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2004 में पद्मश्री और फिर 2018 में व्यास सम्मान। ये पुरस्कार उनकी साहित्यिक यात्रा की बुलंदी को दिखाते हैं। तो बस यही कहानी है लीलाधर जगोड़ी की, एक डरे हुए, भागे हुए लड़के से हिंदी साहित्य के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित कवियों में से एक बनने तक का एक लंबा और मुश्किल सफर। और इस बातचीत को उन्हीं के एक विचार के साथ खत्म करते हैं। कविता को नदी की तरह बहने दो। ये पंक्ति सिर्फ उनकी कला के बारे में नहीं बताती, बल्कि हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि शायद जिंदगी और कला दोनों को बिना किसी बंधन के अपने बहाव में बहने देना ही सबसे बेहतर है।